आकाशवाणी हमेशा विकास, संचार, खासकर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और हरित क्रांति का पथ प्रदर्शक रहा है। भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में नए नवाचारों, ज्ञान, कौशल विकास और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में कृषक समुदाय को शिक्षित करना है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा ग्याराचरमा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन के कृषि सचिव सत्येंद्र सिंह दूरसावत कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की निदेशक अभियांत्रिकी ए चित्रा ने गणमान्य प्रतिनिधियों को गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर साथ ही आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की उप महानिदेशक एम वासुकी ने इन गणमान्य प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यशाला का संचालन आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम निष्पादक ललिता तिग्गा ने किया। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह की कार्यशाला मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आयोजित की और हमें ये सम्मान दिया। इससे यकीनन यहाँ के जो किसान साथी हैं और हमारे जो कार्यक्रम निर्माता हैं काफ़ी उन्हें प्रोत्साहित मिलेगी और वे इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने उपस्थिति का स्वागत किया। आकाशवाणी सदैव से ही हरित क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का लक्ष्य कृषक समुदाय को ज्ञान, कौशल विकास एवं वैज्ञानिक तकनीक से अवगत कराना है। आकाशवाणी महानिदेशालय के कृषि एवं गृह एकांश तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 7 से 9 फरवरी तक चलने वाले इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला में सभी महानुभावों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले श्री सत्येंद्र सिंह दूरसावत IAS, कृषि सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। एवं साउथ ईस्टर्न क्षेत्र से इस कार्यशाला में भाग लेने आए सभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का हम तहे दिल से इस वर्कशॉप में, कार्यशाला में स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये अत्यंत गर्व और गौरव की बात है कि इस बार ये कार्यशाला यहाँ पर यानी पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हो रही है। उम्मीद है सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। कार्यशाला में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने बताया कि यह कार्यशाला सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Choosing this venue because this is for the impact analysis and assessment regarding farmers programs particularly, with which is our heart. Since it is for eastern and south, that area, I think almost Andhra Pradesh, Tamil Nadu some part, Odisha, West Bengal, including Andaman Nicobar Islands, which come in eastern and southern part. I want to just impress upon that the coastal and island area is the most vulnerable area for particularly all climate changes. And what affect first is the farming, ecology. So when we take our technologies, we have to always keep in mind these factors. Cyclones start from Andaman, they go and hit eastern coast. Any change, sea level increase is there by temperature, first what will be affected is our islands. So from that angle we have to develop all the technologies. We develop technologies, try to take it to the farmers, marginal farmers, progressive farmers, but to take it to them, it is not only by physically, the work
of taking extension is mostly done by nowadays by media, and there stands the role of Doordarshan and Akashvani. We are very closely associated with Doordarshan Akashvani. Regularly our scientists and technical staff and KVK, all those go attend their programs, give live in program. Even last year there was a program with Doordarshan in the same campus, same hall. So we'll be very happy to understand when you will please complete this, after completion of this workshop, whatever outcome is there. We'll be happy to receive that impact, because based on that we can reorganize our programs also. This event is very important for my team, ICR Carey and all scientists. So I again thank Doordarshan. कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि सचिव सत्येंद्र सिंह दुरसावत ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला से लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बारे में अभी बताया जा रहा था कि एक 3 दिन की वर्कशॉप है, जिसमें आकाशवाणी की सहायता से, प्रसार भारती की सहायता से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, फ्लेक्सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनको अधिक से अधिक और सटीक तरीके से किस प्रकार से हम किसानों तक पहुंचा सकें, उनकी जानकारी को कैसे बढ़ा सकें, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रसार भारती के द्वारा और भारत सरकार के सहयोग से ये वर्कशॉप यहाँ की जा रही है। इसमें आप, जैसा कि आप सभी लोग इसके पार्ट हैं, बिकॉज जो हैंड होल्डिंग होगी या जो कार्यक्रम को डिलीवर किया जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जाएगी फार्मर्स तक, वो आपके ही द्वारा होनी है। तो जो भी स्कीम्स या जो भी सूचनाएं भारत सरकार से किसानों तक पहुंचनी है, उसके लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हैं। ये कार्यभार जो है आपको दिया गया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो INC का है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यशाला को अधिक से अधिक और सही तरीके से समझने का प्रयास करें, ताकि जब आप वापस पुनः अपने स्थानों पर जाएं तो आपको इसमें स्पष्टता रहे कि हमें एक्चुअली क्या करना है। किसान वाणी कार्यक्रम जो आप चलाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान है। तो मैं इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए और इस कार्य को यहाँ इस वर्कशॉप के रूप में अंडमान में कराने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और प्रसार भारती को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर पाएंगे और आगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स वो किसानों को पहुँचा पाएंगे, जिससे उनको अधिक से अधिक इस योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इस दौरान उप महानिदेशक पॉलिसी महानिदेशक आकाशवाणी दीपक जोशी ने बताया कि मांग के अनुसार उत्पादन में बढ़ावा हुआ है। उन्होंने कृषि उत्पादों और कृषि के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने पर बल दिया। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, उसकी सोच की शक्ति विकसित होती गई और उसे अपनी ज़रूरतों के बारे में पता चलता गया, उसने अपने आप ही अपने अनुभवों के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चरल स्कीम्स अपने लिए, आज के दिन में हम उसके स्कीम्स वर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन उस समय उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उससे अपना पेट भरने के लिए अनाज, फल या इवन जो और सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, फूड्स को इकट्ठा करना और उसकी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश तब से मानव लगा हुआ है। बढ़ते 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 हम लोग इस स्टेज में पहुँचे कि जब आबादियाँ बढ़ने लगी और हम लोगों को लगा कि अब बढ़ती हुई आबादी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और उनके स्वाद के हिसाब से डिफरेंट टाइप और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स, फल, सब्जियां जो हैं वो डेवलप करें और साथ में सेल्फ रिलायंट बने। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अपने यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट रहा था वो सब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है एट प्रेजेंट। उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट था कि हम लोग करीब करीब अपने खाने की वस्तुओं को अपने भारत देश के लिए विकसित करने में इस लेवल तक आए कि अब मैक्सिमम हम लोग उत्पादन जो है अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो जब हम विकसित भारत को बना के वर्ल्ड के सारे विकसित देशों की श्रेणी में लाने की बात करते हैं, तो चौतरफा विकास के साथ कृषि के फील्ड में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के फील्ड में विकास हमें डेवलप कंट्री के रूप में लाना है और साथ में और सब कंट्रीज़ के जो एस्पिरेशंस हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करने में खरे उतरने की कोशिश करनी है।
जिसे मुझे लगता है कि कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ अब हमें उन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी, तभी शायद हम लोग रियल टर्म में एक डेवलप्ड कंट्री एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर तो सबसे आगे ले जा सकते हैं अपने कंट्री को, कि यंगस्टर्स को हर फील्ड में आगे लाएं और स्टार्टअप्स के रूप में वो लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे बिल्कुल ही मतलब हम लोग जो है बड़ी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ नई टेक्निक्स से डेवलप करें अपनी चीज़ों को, और जो भी उत्पादन हो रहा है उसका उत्पादन भी बढ़ाएं और साथ में उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है फील करने की नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स की। इंडिविजुअल नेटवर्क में तो इंडिविजुअल लेवल पे तो नेटवर्किंग चल रही है, मतलब आजकल चूँकि इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अभी भी मैंने ये देखा है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जो है मतलब यंगस्टर्स जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं वो लोग उसके थ्रू अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें डायरेक्टली प्रोफेशनल लेवल पे, और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे कंट्रीज़ के फ्लैगशिप स्कीम्स के और जो नामचीन हैं जो पूरा रिसर्च वर्क कर रहे हैं इस पे, वो फैसिलिटेट करें इस आइडिया को कि उन लोगों को ज्वाइन किया करें उसमें, और उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन उनको भी दें, वो लोग अपने आप को डेवलप करें, और साथ में फिर वही हमारे किसान भाइयों तक इजी फॉर्म में फाइनेंशियल सपोर्ट तो कई तरह से हो ही रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर उसको थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस दें तो वो भी ये होगा कि हाँ पर्टिकुलरली ये फाइनेंशियल सपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ये उसके लिए नहीं है, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है किसानों के लिए हमारे, लेकिन इसी टाइप के स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करने के लिए, यूथ्स को इनकरेज कराने के लिए, करने के लिए कि वो नौकरियां ना ढूंढें, उसके बदले अगर उन लोगों को जब फाइनेंस मिलते हैं तो उसके हेल्प से वो इस टाइप के स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो ये डेटा एनालिटिक्स जो है ये अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में भी उस लेवल तक ले जाएं, और वो गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो उस फील्ड में भी मैंने देखा है कि आजकल के यंगस्टर्स इवन अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद वो एनालिटिक्स में MBA कर रहे हैं, एनालिटिक्स में MS कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा जो है वो अभी भी सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। उनमें वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है यूथ में कि उतना ही आई बिलीव, मैंने जब बताया कि प्रीमिटिव स्टेज से हम लोग खेती कर रहे हैं और एग्रीकल्चर है हमारा, तो प्रोबेबली जो डेटा हमारे पास है it is much more enormous in comparison of the data which might be available in the business domain. चूँकि हम लोग सभी मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने तो सबने सुन रखा है वर्ड हैकाथन। अब हैकाथन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के थ्रू किया जाता है, लेकिन वो किस में हो रहा है अभी भी? इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद ज़रूरत है अब इस बात की भी, और मेरे चूँकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू हमें ये हैकाथन्स जो हैं फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, फॉर द एग्रीकल्चर कम्युनिटी और फॉर द यूथ्स पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर हम इस टाइप की कंपटीशन करेंगे कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के या कोई वेरिएशन लाने के, तो ये इनकरेज भी करेगा और वो एक कम्युनिटी फॉर्म करेगा उन यंगस्टर्स को, यूथ को, जिनके पास ज़्यादा एडवांस नॉलेज है, जिसको अपना रिलेट करेंगे इस नॉलेज के साथ में और मोटिवेट होकर ज़्यादा काम करेंगे। कुछ और फील्ड्स हैं थोड़े वेग से लगेंगे हमें, जैसे ये है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स। तो अगर रोबोटिक्स को अगर हम कीप असाइड भी करें कि ठीक है हमारे पास जो है चूँकि मैन पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी मैन पावर को ही स्किलफुली अच्छे तरीके से उसमें यूटिलाइज़ करें, लेकिन फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये अगर डेवलप करने में हम लोग इनिशिएटिव लें और अपने जो ये यंगस्टर्स हैं वो लोग इसको डेवलप करें, तो क्या होगा कि ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कीपिंग इनटू द वैगरीज ऑफ द क्लाइमेट, कंसिडरिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का आजकल हम लोग कार्ड बनवाने लग गए हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स को लेकर फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये प्रेडिक्ट करने में पॉसिबल होगा कि भाई क्या उसी लैंड से अगर उसी फार्मर को अपना उत्पादन अगर और साथ में उस साल में और क्या हमारे क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन रहने वाले हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, इस मॉडल के बेसिस पर अगर ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर सॉल्यूशन जनरेट करने लग जाए और हमारे ये एक्सपर्ट्स उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर अगर हमारे किसानों को हेल्प करें तो बहुत सहूलियत हो जाएगी किसानों को
एंटीसिपेटरी स्टेप्स लेने में। तो ये सारे मिल के अगर हम इस इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो मुझे कोई ताजुब नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, और जिसे हम अमृत काल में कहते हैं, तो हमारी खेती भी जो है वो अमृत के रूप में ही ओवरफ्लो करे, और हम कोशिश करें कि वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसे फर्स्ट 3 डेवलप कंट्रीज़ या वाई नॉट टू बी द फर्स्ट 2 डेवलप कंट्रीज़ में हम आके हर चीज़ में, एग्रीकल्चर में, इसमें सब चीज़ों में अपना झंडा गाड़ें। उपस्थिति को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर विस्तार आयुक्त डॉक्टर YR मीणा ने कहा कि हमारे द्वारा अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वैसे जोशी जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी रूपरेखा आपके सामने रखी है। हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन एक विशेष बात ये होनी चाहिए आज के संदर्भ में, क्योंकि हमारे विश्व का सबसे बड़ा एक रिसर्च नेटवर्क है भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 150 के आसपास इंस्टीट्यूट हैं, छोटे बड़े। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भी एक लंबी फेहरिस्त है, करीब 75 से 80 के लगभग हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, देश भर में फैले हुए हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, उनकी संख्या भी करीब 750 के आसपास है आज की तारीख में। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो रिसर्च नेटवर्क है या कृषि विज्ञान केंद्र जो विस्तार का कार्यक्रम करते हैं, ये सब आपके लिए एक फीड देने वाले, इनपुट देने वाले या नॉलेज बैंक इनको कह सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि इन इंस्टीट्यूशंस के साथ आप अपना क्लोज रिलेशन रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि निरंतर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जैसे मेडिकल है या दूसरे सेक्टर हैं, सब में अनुसंधान चलता रहता है। आज जो बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे सीड और प्लांटिंग मटेरियल हैं, वो आने वाले कल में हो सकता है उससे और कोई बेहतर आ जाए। तो निरंतरता और हमारे कार्यक्रमों में सुधार तभी होगा जब हम इन सभी जो हमारे लैंड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, यानी सभी सेक्टर्स के आप संपर्क में रहेंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर विषय पर कार्यक्रम नहीं करते। किसान भाइयों की सेवा में, चाहे वो मछली पालन करता हो, चाहे वो बागवानी करता हो या पशुपालन करता हो, सभी को आप कैटर करते हैं, सभी के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। और बेहतर और इफ़ेक्टिव कार्यक्रम आप तभी बना सकते हैं जब इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हो। आप जो नॉलेज या जो टेक्नोलॉजी जिसमें एडवांसमेंट आ रहा है, उसके जब तक आप उसकी जानकारी नहीं होगी तो उसको किसानों तक बेहतर तरीके से, सही समय पर, सही तरीके से उसको नहीं ले जा पाएंगे। कई बार होता है हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर टाइमलीनेस नहीं हो, मान लो 2 दिन भी डिले हो गया, हम नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बहुत एडवांसमेंट हुआ है कंट्री में, अभी इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको हफ्ते और या 4-5 दिन पहले मिल जाती है। तो इमीडिएट हमारी प्रायोरिटी वो हो जाती है कि सभी कार्यक्रमों को छोड़ के हम उसको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करें और अपने जो एंड यूजर्स हैं, फार्मर्स, उन तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। योजनाओं की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ढेर सारी योजनाएं हैं। जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के हित के लिए हैं और उनको भी सही समय पर सही जानकारी देना। जैसे आप फसल बीमा की हम बात करते हैं, फसल बीमा में एक तो ये हो गया कि फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए समयबद्ध तरीके से हम उनको प्रोग्राम टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करके और सावधान करें किसानों को। दूसरा ये है कि फसल बीमा, मान लो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, तो उसके लिए भी उनको तैयार होना है। तो फसल बीमा योजना जो है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका लाभ लें और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उनको उससे हो सके। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में निरंतर, चाहे वो हम फसल उगाने की बात करें, कई लोग सोचते हैं कि अब फसल बोनी है तो जो बीज मिल रहा है उसको हम लगा के और फसल बो सकते हैं, ये तो हम सदियों से कर रहे हैं, ये तो हमारा परंपरागत व्यवसाय है। लेकिन उसमें भी कई तरह की टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज और ये सब सुधार के कार्यक्रम आते हैं, तो उनकी जानकारी हम दें तो कम से कम क्षेत्रफल से, कम रिसोर्सेज से
वो अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें। सभी फसलों का करीब करीब जब बुवाई का टाइम होता है उससे 1-2 महीने पहले घोषित करते हैं। उसकी जानकारी किसानों को हो तो वो अपनी समझ से जिसमें उनको अच्छा मुनाफा होगा उस फसल को लगा सकते हैं। तो उसकी भी जानकारी के लिए हम कई बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें तो कोई नुकसान का मतलब ही नहीं है। जो किसान पात्र हैं और जो उसके मेंबर बन गए उनको सीधे जेब में पैसा आ रहा है, ये समझिए। लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो उसके पात्र हैं, उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो वंचित हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से उन योजनाओं से जोड़ा जाए जिससे उनका वो लाभ ले सकें, और उस योजना को सफल बनाने का यही है कि तंत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जाए। तो इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। समय समय पर हम आकाशवाणी और डीडी किसान इसके माध्यम से टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, जिससे दूसरे किसान भाई भी मोटिवेट हों। तो ऐसी सफलता की कहानियाँ भी आप चला सकते हैं, जिससे जो किसान जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जो चिंताग्रस्त हैं, वो भी अपना कोई व्यवसाय चला सकें और उनका लाभ ले सकें। तो कहने का मतलब यही है। और ये जो हमने वर्कशॉप रखी है, इस तरीके की कई सारी वर्कशॉप पूरे देश में पहले भी हम सालों से करते आए हैं। इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि हम आप लोगों से भी आपकी समस्याएं, आपको फील्ड में क्या दिक्कत आती हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सब आप अपने प्रेजेंटेशनों में आपसे जो फीडबैक मिलेगा उसमें हम लोग किस तरीके से और मेहनत करके या क्या मदद आपकी कर सकते हैं जिससे उनमें सुधार हो। तो उसी के लिए आपसे, इससे हमें भी लाभ होता है और आपको भी। हम आपसे अपनी बात कहेंगे, आप अपनी समस्याएं या किस तरीके से आप प्रभावी रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं उसकी जानकारी देंगे, तो निश्चित तौर पर हमें भी पता लगता है कि एंड में जो हमारे टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर हैं वो किस तरीके से किसान भाइयों को सूचना दे रहे हैं और कैसे देश के किसानों की सेवा कर रहे हैं। रिसर्च एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली हम रिसर्च किसके लिए करवा रहे हैं? किसानों के लिए। कितनी ही बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर किसान के खेत तक हम उसको सही समय पर प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा पाएँ तो वो यूजलेस है। क्योंकि हमें जो देश का प्रोडक्शन बढ़ाने में जो अचीव करेंगे वो तो हम किसानों के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो संस्थानों से, जैसे मैंने कहा, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हों, देश के कृषि विश्वविद्यालय हों, कृषि विज्ञान केंद्र हों, या कृषि से जुड़े और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट हों, उनसे आप संपर्क में रहें। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निदेशक मास मीडिया डॉक्टर संजीव कुमार इंगले ने किसानों के तुर दाल अभियान के लिए कार्यक्रमों के नियोजन का उपस्थिति से आग्रह किया। जिस प्रकार की सूचना किसानों तक पहुंचाने का जो जरिया है, जो मीडिया है, मीडिया में आज आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचती है। परंतु केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो जानकारी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने का जो दायित्व दिया जाता है वो सरकारी मीडिया पर दिया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। जब तक कोई भी न्यूज़ दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर नहीं की जाती, उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है कि हमको बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ हर उस योजना की जानकारी उस हमारे एंड यूज़र के पास पहुंचाना है जो सही मात्रा में इम्पैक्टफुल है, ऑथेंटिकेट है और किसान के और बाकी स्टेक होल्डर के हित में है। बोलचाल की भाषा में यही आया कि कोविड के पीरियड में अगर कोई रुका नहीं है तो सिर्फ किसान ही नहीं रुकी है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी रुकी नहीं। तो हर चीज़ के पीछे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस एग्रीकल्चर की सारी गतिविधियों को अगर हमारे को समेट कर एक बुलंदी में अगर रखना है तो हम इस मीडिया के माध्यम से ही जन सामान्य तक रख सकते हैं। जो नई गतिविधियां हैं, जो नए पॉलिसी के कुछ पहलू है या कुछ नए इनिशिएटिव्स है, उस नए इनिशिएटिव्स की सारी जानकारी हम हर दिन हर हफ्ते रिकॉर्ड करके दिल्ली के जो ये प्रसार भारती के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, नम्रता मैडम बैठी है, शाहजवान जी बैठे हैं,
गुप्ता सर भी यहाँ ही बैठे हैं, उनके पास हम उस सारी चीज़ की जानकारी देते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन किसानों के हित में है, उस उनके लिए आवश्यक है, उसकी तुरंत जो इम्प्लीमेंटेशन होने की जो नीति है वो किस प्रकार से है, वो सारा आधिकारिक तौर पर उसका रिकॉर्डिंग करके हम आपके हेड ऑफिस में भेजते हैं और वो फिर आपके पास उसका डिसेमिनेशन करते। तो हमारी गुजारिश आपसे यही है कि उस चीज़ को बहुत सही तरीके से सीरियस मोड में ले करके अपने अपने भाषा में अपने अपने जगह पर उसको प्रसारित करें ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुँचे। वैसा देखा जाए तो हमारा पूरा भारतवर्ष का जो कंजम्पशन है 45 मिलियन टन इज़ द कंजम्पशन फॉर द तूर दाल, whereas our production is only 35 million ton. So there is a 10 million ton deficit in the production. तो इस प्रोडक्शन की जो कंपेंसेट करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला जाएगा तूर दाल, जिसके लिए किसानों को मुनाफा दिया जाएगा, एमएसपी के बारे में गारंटी दी जाएगी और इसमें जो सीलिंग लिमिट है वो सीलिंग लिमिट भी कमी कर दी जाएगी, जो आधिकारिक तौर पर आपके पास लिखित रूप में इसकी जानकारी आ जाएगी। उस प्रकार से आप एक प्रोग्राम बना करके आने वाले खरीफ के लिए किसानों को इस तूर दाल कैंपेन में सहभाग होने के लिए अपना प्रोग्राम का नियोजन कीजिए। तो इसमें मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के लिए मार्केटिंग की सुविधा, साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन और उस एडवांस प्रोक्योरमेंट भी है, लेकिन आपको पहले रजिस्टर होना उस पोर्टल पे अत्यंत आवश्यक है। कृषि विभाग है उनको पता चलते हैं, या कृषि विभाग या हमारे मंत्रालय ने जो भी हमारी उनके लिए स्कीम्स निकाली हैं वो उनके तक जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान चैनल में प्रोग्राम बनते रहे हैं और ये प्रोग्राम्स करीब हम जो कि कृषि से रिलेटेड हैं वो करीब 15 प्रोग्राम हम बना रहे हैं और इसमें से कि मेनली जो है सबको पता ही है कृषि दर्शन जो हमारे पूरे भारतवर्ष में चलता है और हेलो किसान, चौपाल चर्चा, और जैसा कि अभी बताया गया था, जोशी जी ने कहा था कि जैसे कि अभी जैसे वेदर के बारे में बताया जाता है। उप महानिदेशक मनोज गुप्ता ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं ऐसा चाहता हूं कि जो डिस्कशन इस वर्कशॉप के दौरान 3 दिन हो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे और हमारे जो प्रोग्राम का हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव और रिलीवेंट बनाने की कोशिश करें, अपने प्रेजेंटेशंस के प्रोग्राम को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएं। So lastly, I thanks to all for this success of the workshop. Have a great day.